नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं आप सभी से। जेएफ लॉ क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर, जो आपके लिए निःशुल्क वीडियो लेक्चर उपलब्ध करा रहा है। तो हमारे वीडियो लेक्चरों को देखना ना भूलें। ये वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। हम पिछले भी कई वीडियो लेक्चर आपको जेएफ लॉ क्लासेस पर हम बना चुके हैं। भारतीय दंड संहिता 1860। यदि आप लोगों ने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो एक बार जेएफ लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को ज़रूर ही देख लें, जिससे वो आपको जो पिछली आईपीसी जो निकल चुकी है उसको समझने में आपकी उपयोगी हो। जैसे कि हम पिछले वीडियो में आईपीसी के 3 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम आईपीसी का 4था अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप उन वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता देता हूं कि आप जब भी किसी वीडियो को देख रहे हैं तो हेडफोन का उपयोग करें, पेन, कॉपी और बेयर एक्ट इत्यादि साथ में लेकर ही बैठें, जिससे क्या होगा आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा रिवीजन कराए देता हूँ जो हम पढ़ चुके हैं। जो हमने आईपीसी का अध्याय 1 पढ़ा था, तो अध्याय 1 कहाँ से कहाँ तक था? अध्याय 1 था हमारा चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिक था, सेक्शन 1 से लेकर 5 तक। चैप्टर नंबर आता है 2, चैप्टर नंबर ये 1 है और ये 2 है। ये आता है हमारा 6 से 52 ए तक। इसमें बताए गए हैं हमारे साधारण स्पष्टीकरण। ये अब हमारा अध्याय 3, अध्याय 3 चलता है हमारा 53 से लेके सेक्शन 75 तक, जो दंडों के विषय में प्रावधान करता है, दंडों के विषय में। और ये था हमारा अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण। अध्याय 1 तो प्रारंभिक ही रहता है। अब आता है हमारा अध्याय नंबर 4। जो अध्याय नंबर 4 है हमारा, छिहत्तर से 106, ये बताता है हमको साधारण अपवाद के बारे में। साधारण अपवाद के बारे में तो 3 अध्याय हम ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज से 4थे अध्याय के बारे में हम पढ़ेंगे और आप लोगों को तीनों अध्याय बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए मैं आपसे कुछ 1-2 क्वेश्चन करता हूँ, आपको देखे आंसर आ रहे या नहीं आ रहे। जो सेक्शन नंबर 34 था, सेक्शन नंबर 34, तो उसमें जो संशोधन किया गया था, तो संशोधन किस सन में किया गया था? संशोधन मैंने आपको एक संशोधन बताया था सेक्शन नंबर 34 में, और एक सेक्शन बताया था मैंने, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन थे 41 और 42।
इन सेक्शनों के बारे में एक बार आप सभी जिक्र कर दें तो मैं समझ जाऊंगा कि आप वीडियो को मेरे को अच्छे तरीके से देख रहे हो और आपकी वीडियो समझ में आ रही है। और आप लोगों ने यदि वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आपको आंसर नहीं आ रहे हो, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये 34 का जो संशोधन है वो 1870 का है और पहले हमारे 41 में आता है स्पेशल लॉ और इसमें आता है लोकल लॉ, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। ये हमारे पिछले वाले मैंने आपको बता दिया है, आपको याद रखना है इन चीज़ों को। स्पेशल लॉ किसके लिए बनाया जाता है, लोकल लॉ किसके लिए बनाया जाता है, तो ये सभी आप सेक्शन में देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगे, नॉर्मल था। अब हम आज करते हैं हम अध्याय 4 के बारे में बात। चैप्टर नंबर 4 कहता है हमारा साधारण स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण वो अध्याय 2 में था। साधारण अपवाद, एक मिनट में दोबारा लिख दूं। चैप्टर नंबर 4 76 से 106 सेक्शन है साधारण अपवाद। साधारण अपवाद, ठीक है। तो ये अब हम पढ़ रहे हैं साधारण अपवाद के बारे में। अब साधारण अपवाद में हम देखते हैं कि इसमें बताया क्या गया है कि साधारण अपवाद क्या होती है। साधारण अपवाद का मतलब होता है हमारी जो आईपीसी है उसमें दंडों के बारे में प्रावधान बताया गया है, अपराध के बारे में बताया गया है। अब अपवाद ये कहते हैं कि आप इन आधारों पर या जो ग्राउंड बताए गए हैं अध्याय 4 में, उनके आधार पर आप बचाव ले सकते हैं, अन्यथा आपको दंडित किया जाएगा। तो हम साधारण अपवाद को एक तरीके से प्राइवेट डिफेंस भी बोल सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस मतलब ये कहते हैं हम निजी प्रतिरक्षा, मतलब निजी ऐसे कर सकते हैं, निजी मतलब अपनी स्वयं की प्रतिरक्षा भी हम कर सकते हैं अध्याय 4 के अधीन रहते हुए। अध्याय 4 का हमको पालन करना पड़ेगा। यदि अध्याय 4 के पालन में कोई अपराध नहीं बन रहा है और हम प्रतिरक्षा ले रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा कि हमने कोई अपराध नहीं किया है। अब हम अध्याय 4 के बारे में देखते हैं तो कुछ क्षम्य प्रतिरक्षाएं होती हैं, कुछ तर्कसंगत प्रतिरक्षाएं होती है। प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो क्षम्य प्रतिरक्षाएं होती हैं और एक होती है तर्कसंगत प्रतिरक्षाएं। तर्कसंगत प्रतिरक्षाएं, अब इनमें सर अंतर क्या है? आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्षम्य प्रतिरक्षाएं और तर्कसंगत प्रतिरक्षाओं में अंतर क्या है? तो इनमें बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ये आता है कि क्षम्य प्रतिरक्षाओं में आपको सिर्फ ये साबित करना है कि हम इस सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, या फिर मान लीजिए एक बच्चा है, वो 7 वर्ष से कम आयु का है और वह कोई अपराध कर देता है, और मान लीजिए न्यायालय को लगता है कि बच्चा 7 वर्ष से कम आयु का है, तो आईपीसी का सेक्शन नंबर 82 में उसको क्षम्य प्रतिरक्षा आई। मतलब इसमें ऐसा तर्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है,
डायरेक्टली क्षमा के योग्य है। अब मान लीजिए कि आप तर्क संगत क्या होती है, तो तर्क संगत का मतलब ये होता है कि आपके पास ऐसे सिचुएशन बनी, परिस्थितियां ऐसी बनी कि श्रीमान महोदय अगर हम डिफेंस नहीं लेते तो वो अपराध हमारे प्रति हो जाता। यानी मान लीजिए मैं उस पर अगर प्रहार नहीं करता तो वो मेरे ऊपर प्रहार कर देता, तो ये तर्क संगत है। अब क्षम्य प्रतिरक्षाएं कहाँ से कहाँ तक है और तर्क संगत प्रतिरक्षाएं कहाँ से कहाँ तक हैं। तो क्षम्य जो प्रतिरक्षाएं वो जाती है हमारी 76 से 95 तक, 76 से 95 तक। अब सब तर्क संगत प्रतिरक्षाएं कहाँ जाती हैं, तो ये जाती है हमारी 96 से 106 तक। समझ में आ गया हो आपकी। चलिए अब हम सेक्शन पे आते हैं सीधे। मैंने आपको थोड़ा बता दिया है जिससे आपकी समझ में आ जाए। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 76। आज मैं 4 सेक्शनों का जिक्र करने की कोशिश करूंगा और चारों सेक्शन आपको कनेक्टेड पढ़ना है, एक दूसरे से मिलके पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ लो आज फिर उसको पढ़ लो, आपकी समझ में तो आएगा लेकिन आप कनेक्टेड पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए मैं आपको सेक्शन बता देता हूँ। एक तो सेक्शन नंबर आपको 76 पढ़ना है साथ में, और 76 के साथ पढ़ना है आपको 79, और 77 पढ़ने हैं, 78 पढ़ना है। ये सेक्शन आपको आज मैं चारों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यदि वीडियो बड़ा हो जाता है तो मैं 2 ही सेक्शन एक्सप्लेन करूँगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। अब सेक्शन नंबर 76 जो कहता है हमारा, वो कहता है विधि द्वारा आबद्ध कोई व्यक्ति, विधि द्वारा आबद्ध, 76 की बात चल रही है पहले। इस सेक्शन के पास मैं आपको जिक्र बता रहा हूँ। विधि द्वारा आबद्ध कोई व्यक्ति। अब पहले ये समझे हम कि विधि द्वारा आबद्ध होता क्या है। तो विधि द्वारा आबद्ध होने का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति विधि द्वारा कार्य करने के लिए निर्देशित है। किसी व्यक्ति को विधि ने आबद्ध बना रखा है कि आपको ये कार्य करना है। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं कि पुलिस वाले विधि द्वारा आबद्ध हैं किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराधों में बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए। अब आप समझ गए। मैं अभी आपको शॉर्ट बता देता हूं, फिर मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगा। इसने कहा विधि द्वारा आबद्ध कोई व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण, अब भूल हो गई कैसी, तथ्य की, किस पर, जो विधि द्वारा आबद्ध है उस व्यक्ति पर, लेकिन वह विधि द्वारा आबद्ध होने का अपने आप में ऐसा कार्य करता है कि यह विधि द्वारा आबद्ध हूं लेकिन तथ्य की भूल हो गई है। सर विधि की भूल, तथ्य की भूल कैसे? तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, मैं उदाहरण दे के बता देता हूं सरल तरीके से। ये है पुलिस ऑफिसर। कौन है ये? पुलिस वाला है। अब ये क्या है, संज्ञेय अपराध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आबद्ध है विधि द्वारा। अब ये किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, तो ये ने कोई अपराध किया है क्या? मान लो बी ने अपराध किया
और बी को उसने गिरफ्तार कर लिया, बी को गिरफ्तार कर लिया। तो ये ने कोई अपराध किया? नहीं किया, क्योंकि वो विधि द्वारा आबद्ध था किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। अब मान लीजिए कि जो बी ने अपराध किया और वो बी की जगह सी को पकड़ लेता है। कौन? ए। ये कौन है? पुलिस ऑफिसर। अब ए पुलिस अधिकारी बी ने अपराध किया और बी की जगह सी को पकड़ लेता है। ऐसे मान लीजिए कि बी से भूल हो गई, उसको लगा के जो बी है, जो सी है वो बी ही है। जो सी है उसको ऐसा आभास हुआ या किसी ने बताया कि ये बी ही है सी, तो वह सी को पकड़ लेता है, लेकिन वो गिरफ्तार करने के लिए तो आबद्ध है। तो जो उससे भूल कैसी हुई? तथ्य की भूल हुई। क्या बी की जगह उसने सी को पकड़ लिया, बी की जगह किसको पकड़ लिया? सी को। तो ये भूल कैसी हुई? तथ्य की हुई। अब मान लीजिए उसने क्या है, कोई अपराध ही नहीं किया, बी ने या सी ने, और ये उसको पुलिस अधिकारी बिना अपराध के पकड़ता है, तो ये विधि की भूल है। उसने कोई अपराध नहीं किया और आप उसको पकड़ रहे हो, तो मतलब आपको विधि का ज्ञान नहीं है। तो बात ये हुई कि विधि द्वारा आबद्ध है, गिरफ्तार तो उस व्यक्ति को करना था, लेकिन उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है, तो ये तथ्य की भूल है। चलो मैं एक बार इसको आपको हेडिंग पढ़ के बता देता हूं। कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो और तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल। मैंने कहा विधि की भूल क्षम्य नहीं है, और जो तथ्य की भूल हो गई है वो सद्भाव पूर्वक हो गई है। पकड़ तो किसको रहा था? वो बी को, लेकिन गलती से कौन पकड़ गया? सी पकड़ गया। तो ये तथ्य की भूल है और ये विधि द्वारा क्षम्य मानी जाती है, सेक्शन नंबर 76 में, यानी 76 में। चलिए इसके दो उदाहरण हैं, बहुत अच्छे उदाहरण मैं आपको एक बार बता देता हूँ सरल तरीके से। मैं इसको काट देता हूँ अभी। अब विधि के समान देशों के अनुप्रवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश पर, विधि के समान निर्देशन में वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश पर, ये मान लो एक व्यक्ति है, इसके वरिष्ठ ऑफिसर ने आदेश दिया, ये वरिष्ठ ऑफिसर है बी, ठीक है, बी वरिष्ठ ऑफिसर है। इसने दिया ए को आदेश, किसको दिया? ए को, कि वो सी पर गोली चला दे। किस पर? सी पर। सी कौन है? एक भीड़ है। सी कौन है? एक भीड़ है। अब ए ने क्या किया? गोली चला दी। ये ने क्या किया? गोली चला दी। तो ये तो विधि द्वारा आबद्ध है, ये विधि द्वारा आबद्ध है। अब मान लीजिए उस भीड़ में से कोई निर्दोष व्यक्ति मारा जाए, अपराधी था वो नहीं मारा गया, लेकिन कोई निर्दोष व्यक्ति मारा जाए, तो ये विधि द्वारा क्षम्य है, क्योंकि वह भीड़ पर गोली चला रहा था अपने विधि के आदेश के पालन के लिए। आपको समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण है इसका, विधि के आदेश का पालन किया उसने। अब आता है हमारा एक और उदाहरण, दिखा देता हूं मैं आपको, बहुत अच्छा उदाहरण। न्यायालय का ऑफिसर, न्यायालय का ऑफिसर कौन है? ए है। अब मां को गिरफ्तार करने के लिए, न्यायालय का ऑफिसर मां को गिरफ्तार करने के लिए, किसको? मां को।
उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास होता है कि जो या है ना वो माँ नहीं है, पकड़ किसको लिया, या को, माँ की जगह, तो उसको विश्वास हुआ कि या जो है माँ नहीं है और या को उसने गिरफ्तार कर लिया। किसको गिरफ्तार कर लिया? या को। तो खां ने कोई अपराध किया है क्या? नहीं किया। गिरफ्तार माँ को करना थी, वारंट उसके बाप निकला तो वो पकड़ के ले गया, उसने कोई अपराध नहीं किया। सीधी सीधी बात। अब मैंने आपको एक सेक्शन बताया था कि आपको कनेक्टेड पढ़ना है, वो पढ़ना था आपको 79 ये कह रहा था कि विधि द्वारा न्यायानुमत। अब आप, अभी मैंने आपको विधि द्वारा आबद्ध बताया, अब मैं बताऊंगा आपको विधि द्वारा न्यायानुमत। विधि द्वारा आबद्ध तो एक मिनट, ओके, विधि द्वारा न्यायानुमत। अब कोई व्यक्ति विधि द्वारा न्यायानुमत है, न्यायानुमत में कैसे कह सकते हैं इसको? अपन ऐसे कह सकते हैं, एक आम जनता या फिर जो सरकारी सेवक नहीं है या जो विधि के निर्देश के अधीन काम नहीं कर रहे हैं, वो सभी विधि द्वारा न्यायानुमत होते हैं। एक प्राइवेट व्यक्ति हम ऐसे कह सकते हैं। तो अब मान लीजिए एक प्राइवेट व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी यही है, विधि द्वारा न्यायानुमत। तथ्य की भूल के कारण कोई सद्भावपूर्वक कार्य करता है तो वो क्षम्य माना जाएगा। अब मैं इसका उदाहरण देखूँ, मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूँ। विधि द्वारा न्यायानुमत तो आपकी समझ में आ गया हो। अब मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है। अब इसने देखा, किसने? ए ने, कि बी को, किसको? बी को सी मार रहा था। मार कौन रहा है? सी। किसको मार रहा है? बी को। देखा किसने? ए ने। और उनके बीच इतनी मारपीट हो गई कि ए को लगा कि सी जो है बी को जान से मारे देता है, यदि मैं उसको बचाऊंगा नहीं तो। मान लीजिए कि बी के ऊपर सी इस प्रकार से गला दाबे हुए हैं कि वो उसको मारने ही जस्ट वाला है, और इतने में ए आ जाता है, ये उसको बचा लेता है। तो क्या यहाँ पर ए ने कोई अपराध किया है? तो नहीं, क्योंकि उसने सद्भावपूर्वक कार्य किया है। लेकिन अब इसको थोड़ा घुमा के समझना। मान लीजिए जब ए नहीं था, इसकी अनुपस्थिति थी, और बी ने सी को मारा, बी और सी की लड़ाई हो गई। बी ने किसको मारा? सी को। अब सी जो था, सी गुस्से में आकर के बी को मारने लगा प्रतिरक्षा में। कौन मारने लगा? सी, बी को। सी किसके लिए मार रहा है? प्रतिरक्षा में। अब जब वो प्रतिरक्षा कर रहा था, जैसे ही ए आ गया, ए ने देखा कि सी जो है बी को मार रहा है और वो जान से मार देगा। ये ने क्या किया? सद्भावपूर्वक जाके बी को बचा लिया और बी भाग गया, बच के निकल के भाग गया। तो क्या यहाँ पर ए ने कोई अपराध किया? नहीं किया। ध्यान रखना, क्योंकि वो विधि द्वारा न्यायानुमत है किसी व्यक्ति को बचाने के लिए। सेक्शन नंबर 79। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए एक उदाहरण मैं इसी पर और बता देता हूँ, इसका और अच्छे तरीके से मैं आपको एक बार समझ में जो आ जाएगा आपकी। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है,
और बी एक अपराधी है और सी पुलिस ऑफिसर है। अब ध्यान रखना, आपको मैं अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ये अव्यक्त है, मतलब इसने अपराध कर दिया, ये एक व्यक्ति है। अब जो पुलिस ऑफिसर है वह बी को अपराध में पकड़ने के लिए एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर है ना, वो सिविल ड्रेस में है। मान लीजिए ऐसे कि वो ड्रेस नहीं पहने, नॉर्मल में है। अब जो पुलिस ऑफिसर है वो बंदूक लिए हुए है और उसके पीछे भाग रहा है उसको पकड़ने के लिए। अब ये ने देखा कि जो सी है बी पर गोली चलाने वाला है, और अगर बी को नहीं बचाया तो बी की क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो ये ने क्या किया, ये गाड़ी पर था और ये ने उसको बी को गाड़ी पर बैठाते हुए उसकी जान बचा ली। अब ये ने कोई अपराध किया क्या, तो ये ने यहाँ कोई अपराध नहीं किया। ये को नहीं पता था कि वो पुलिस ऑफिसर है और ये भी किसी अपराध के उसमें भाग रहा था। ये ने तो सद्भावपूर्वक काम किया है। यह तथ्य की भूल है, ना कि विधि की भूल है। तो अब आपको दोनों सेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब मैंने आपसे 2 सेक्शन का कहा था, आज 2 ही सेक्शन हो पाए हैं। कल हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को यह वीडियो पसंद तो आ ही गई होगी, और यदि आपको पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना। और यदि आप लोगों ने और पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो JF लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो उपलब्ध हैं, आप उनको एक बार ज़रूर देख लें। वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो होंगी। आप सभी ने हमारी वीडियो को यदि पूरा देखा है तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।